Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the CBSE class 11th chapter number 1 related with economics for statistics. So we are starting the lesson with statistics. लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इसकी मैं पूरी एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जहाँ पे आपको हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, हर चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। ये चैप्टर रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 से। ये हमारा पहला वीडियो है और इसको आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरे लेसन्स के वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। प्लस इफ़ यू वांट टू गेट नोट्स यू कैन गो टू माई वेबसाइट दैट इज़ ssdclass.com। तो उस पर आपको स्टैटिस्टिक्स के नोट भी मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इज़ पॉइंट टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो वो हमको पहले पता होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग बट इट इज़ द साइंस दैट स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, कि एक पर्सन कैसे बिहेव करता है या उसकी सोच कैसी है। विच एम एट, मेन उनका काम क्या होता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा सामने एक वर्ड आता है इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए हमारे सामने एक और वर्ड आता है एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज़ द एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। स्कार रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल नहीं है या बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो कोई भी प्रोड्यूसर जब कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको इस तरीके से करना है ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स को, मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके और सोसाइटी का वेलफेयर कर सके। सो उसको इस तरीके से कॉम्बिनेशन चूज़ करना होता है रिसोर्सेज का ताकि वो ये सब चीज़ें पूरी कर सके। नाउ द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। सबसे पहले हमारे लिए आएगा कि एक्चुअली स्कार्सिटी होता क्या है। स्कार्सिटी मीन्स द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। जो डिमांड, जितनी प्रोडक्ट का डिमांड किया गया है उतना रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसको स्कार्सिटी बोलते हैं। देन व्हाट इज़ द रूट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो स्कार्सिटी की वजह से। हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं इसलिए तो हम अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री की एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करता है। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज़ हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो एडम स्मिथ is known as the father of economics as he has given his definition of in his book, है ना। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन उन्होंने दी है दैट इज़ वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली इस बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। तो एंड इसकी जो बुक का हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इट इज़ द वेल्थ ऑफ नेशन विच इज़ पब्लिश्ड इन द ईयर 1776। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज़ द इंक्वायरी इनटू द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेल्थ। अब आपको यहाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बोला है वेल्थ ऑफ द नेशन। इट मीन्स एडम स्मिथ ने वेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि वेल्थ क्या होता है। इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है। जब हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, कंट्री में कितनी वेल्थ है, तो उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लेनिन रॉबिन्स की, तो रॉबिन्स ने इन 1932 में 1932 में स्कैरसिटी की डेफिनेशन बताई, जहाँ उनका मानना था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप के बारे में बताता है और दो चीज़ों के बारे में पढ़ाता है। एक है एंड एंड स्कार मीन्स, मतलब एंड का मतलब यहाँ क्या बताया गया। एंड का मतलब है आपकी वांट कितनी है। अब हमारी वांट तो अनलिमिटेड है, हम अपनी वांट को लिमिट करते ही नहीं। अब हमारी जब इतनी वांट है और हमारे पास जो साधन है वो बहुत स्कार, मतलब लिमिटेड साधन है, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। हम उस चीज़ को ऑल्टरनेट तरीके से यूज़ करके स्कार रिसोर्सेज को भी यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट Paul Samuelson, another definition we are having, that is Paul Samuelson. According to Paul Samuelson, economics is the study of how man and the society chooses, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses to provide various commodity over time and distribute them for the consumption now and in future among various people and the group of the society. अब यहाँ पे डेफिनेशन तो काफ़ी लंबी दी है लेकिन इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन, मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, वो सोसाइटी से रिलेटेड है।
एंड द सोसाइटी मीन्स इकोनॉमिक्स क्या है, मैन के बारे में पढ़ना और सोसाइटी के बारे में पढ़ना विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, चाहे वो मैन मनी का यूज़ कर रहा हो या बार्टर सिस्टम के साथ डील कर रहा हो। बस उसे ये चीज़ देखनी है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से यूज़ किए जाए प्रोडक्टिव तरीके से, ताकि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जो अलग अलग तरीके हैं, हम उनके हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं। और समय के हिसाब से वेरियस कमोडिटी एंड ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंजप्शन, किस तरीके से हम ऐसा काम करें कि कंजप्शन मीन्स कंज्यूमर तक हमारे सामान पहुंच सके, हमारे गुड्स पहुंच सके, नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल, अभी भी और फ्यूचर के लिए भी। इसका मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात नहीं की गई है। उन्होंने बोला है कि हम फ्यूचर में किस तरीके से रिसोर्सेज को और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिक्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिसोर्सेज के बारे में 2 लाइन बताई गई है, दैट इज कोड वी आर हैविंग अनलिमिटेड बॉन्ड बट रिसोर्सेज आर स्कार, मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज हमको मिल पाते हैं, इसलिए हमको ऑल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया ऑल्टरनेटिव का मतलब है अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो कुछ हम ऑप्शंस ढूंढते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसके बदले में हम सामान ढूंढते हैं कि ये नहीं तो हमें वो मिल जाए, तो इसको ही हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर एक नहीं मिलेगा तो दूसरे से काम चला लिया जाएगा। Now another term you should know, that is the different types of activity. Like first activity is related with the economic activity, मतलब वो activity होती है जो पैसों से related होती है। Now when we are talking about economic activity, it is divided into 4 to 5 parts that we can see. Okay, 5 parts are there. So first part is related with the production. Economic activity का मतलब होता है जहाँ पे मार्केट है, मार्केट के साथ हम कोई भी गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिनिश गुड में जब हम कन्वर्ट करते हैं या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, और वो गुड्स कहाँ भेजा जाता है, मार्केट में भेजा जाता है। वहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद कंजप्शन, अगर कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो कंजप्शन कौन करेगा, सो कंजप्शन भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इट इज़ टेलिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, इट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग कैपिटल। अब जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर कैपिटल लगा रहे हैं। कैपिटल जो पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज होना ज़रूरी है, इसका मतलब अगेन मार्केट होना ज़रूरी है, मार्केट नहीं तो एक्सचेंज नहीं होगा। सेलर का होना, बायर का होना, प्रोडक्ट का होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है तभी एक्सचेंज हो पाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, मीन्स प्रॉपर तरीके से होलसेलर, रिटेलर, फिर अपने एजेंट जो भी बीच में आता है उन सब की एक चेन होती है, सप्लाई चेन, वो एक होना ज़रूरी है, नहीं तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पैसों से रिलेटेड नहीं है। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहना ज़रूरी है। कुछ रिलीजन्स जो हम फॉलो करते हैं वो हम अपने रिचुअल्स, रिलीजन्स ये फॉलो करते हैं, ये भी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ आ जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, अगेन इट इज़ रिलेटेड विथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे। चैरिटेबल फंड, वी आर डूइंग चैरिटी, हम पैसा डोनेट जरूर करते हैं लेकिन वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमाने का सोच रहे हैं। सो दीज आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट्स नो मोर अबाउट some new terms that is in economic activity in detail. So economic activity are those activity जो पैसों से साथ रिलेटेड है, पैसे अर्न कैसे किया जाए उसके साथ रिलेटेड है। लेकिन अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दीज एक्टिविटी शुड जनरेट सम इनकम, जिसकी वजह से आप किसी भी तरीके से जनरेट कर सकते हैं आप, जैसे इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कंजप्शन कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन पैसा कमा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पर अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, सो दीज आर द एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड विद अर्निंग मनी एंड वेल्थ, पैसा कमाने की बात नहीं हो रही है। दिस एक्टिविटी नाइदर जनरेट इनकम, ना इनकम जनरेट करने की बात चल रही है, ना ही हम कोई गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई टीचर अपने ही बेटे को पढ़ा रही है तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही है, बल्कि अगर वो किसी और के बच्चों को पढ़ाती है और ट्यूशन फीस लेती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जा सकता है। जब जब कोई पर्सन कमा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा, अदरवाइज वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कंज्यूमर। देन हु इज़ द कंज्यूमर? कंज्यूमर और
और कोई नहीं है, एक एजेंट है जो हमारे गुड्स को बाय कर रहा होता है, सर्विसेज को बाय कर रहा होता है. सो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज नीड. So let's discuss more point about it. Is that then who is the consumer? Consumer आपने पढ़ लिया. Producer कौन है? Producer is one who produce the goods. Consumer की बात थी तो वो person consume कर रहा था अपनी needs को satisfy करने के लिए, और producer इसलिए produce कर रहा है ताकि वो income generate कर सके. तो फिर service holder कौन होता है? A person who is in job and give his service as a factor of production and is getting paid. कोई ऐसा पर्सन जो सर्विस दे रहा है और उसके लिए उसको पेमेंट मिल रही है, उसको हम बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर. मतलब जब मम्मी ने बेटे को पढ़ाया तो तब तो हमने उसने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाला था, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है उसको पैसे मिल रहे हैं तो इसके लिए हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालते हुए सर्विस होल्डर कहेंगे. हु इज़ द सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस देने वाला कौन है? अब यहाँ पर एक बात बताइए, पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फॉर अ पेमेंट, है ना. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अंतर बताना चाहूँगी कि इन्होंने क्या बोला है. सर्विस प्रोवाइडर मतलब एक पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पेमेंट के लिए, ताकि उसको पेमेंट मिल सके. जैसे ऑटो ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है, ये काम कर रहा है ताकि सर्विस प्रोवाइड कर सके. और सर्विस होल्डर का मतलब है अ पर्सन इज़ इन जॉब एंड गिव हिज सर्विस. वो अपनी सर्विसेज इसलिए दे रहा है ताकि वो आगे के फैक्टर को प्रोड्यूस कर सके. अब अगर टीचर पढ़ाएगा ही नहीं तो और लोग कैसे पढ़ पाएंगे और फिर वो और सर्विसेज कैसे दे पाएंगे? मीन्स ये सर्विस जनरेटर है और यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करके एक बार ख़त्म कर दी जाती है. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमें समझना ज़रूरी है. तो ये हमारा पहला वीडियो है. अगर आपको पूरे कंसेप्ट पता लगाने हैं या समझना है तो आप मेरे साथ बने रहें. मेरे ही कोर्स में फॉर क्लास 11 वी आर मेकिंग फुल कोर्स फॉर स्टैटिस्टिक्स. जिनको भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और होप है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.